जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 4 लेकर आया हूँ, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। अर्थात ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और कंसंट्रेट होकर 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे ये सभी के सभी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाएं और आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो, वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने जो है ये वैक्सीन वर्ड को वैक्सीन वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुन लिया है। तो इसे भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किस राज्य की सरकार ने, किस राज्य की पुलिस ने जो है ये लॉन्च किया है? तो ये किया है नागालैंड। नागालैंड राज्य की पुलिस ने जो है अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ई वोटिंग समाधान किस राज्य चुनाव आयोग ने जो है ये भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये किया है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने जो है भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है? तो यह है समुद्रयान। क्या है? समुद्रयान नाम है। इसे आपने याद रखना। ये भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन है। इसे भी आपने याद, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एक केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में जो है भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये दमित्री मुराटोव जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को, इन दोनों को ही वर्ष 2021 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसे भी आपने याद रखना है। बाकी डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस, इन तीनों को जो है वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं?
तो राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड जो है ये राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं, तो इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की जो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना है ये उद्घाटन किया है, और ये किस नदी पे किया है? तो ये किया है मरुसूदर नदी पर। किस नदी पर? मरुसूदर नदी पर जो है ये पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, इसे आपने याद रखना है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो ये होंगे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो है ये अगले भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के मुख्य कोच होंगे, इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, निम्नलिखित में किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो ये किस कंपनी ने किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। किसने? फेसबुक जो है ये अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है अरुण चावला। क्या नाम है? अरुण चावला जो है ये फिक्की के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम क्या है? गुआंगमू, ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। किसने? चीन ने जो है ये विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम गुआंगमू है, इसे ही लॉन्च किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो रूस के नौसेना दिवस में जो है ये कौन सा जहाज जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग में गया था भाग लेने? तो इसका नाम है आईएनएस तबर। आईएनएस तबर जो है ये रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने सेंट पीटर्सबर्ग गया था, इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये किसे बनाया है? तो ये बनाया है आशीष सियधोंकर को। किसे? आशीष सियधोंकर को जो है भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है, तो इसे भी आपने याद रखना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे?
तो ये चंडीगढ़ की वयोवृद्ध जिनका नाम था मान कौर, इनका निधन हो गया है। और ये किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे एथलीट से। किससे? एथलीट से जो है इनका संबंध था, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत जो है एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस जो है ये कहाँ बना रही है? तो ये बना रही है कारवार, कर्नाटका में। कहाँ? कारवार, कर्नाटका में जो है ये प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये भारत के नए लेखा महानियंत्रक ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका दीपक दास। क्या नाम है इनका? दीपक दास। यहाँ लेखा महानियंत्रक कह रहा है, तो इसे भी आपने याद रखना है। CAG नहीं कह रहा है, ये CGA कह रहा है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। अगर वही इस प्रश्न में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहता तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाता है, इसे भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह में जो है ये बेस्ट झांकी का जो पुरस्कार है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसे? उत्तर प्रदेश को जो है ये भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला है, तो इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 कह रहा है, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो इसको भी आपने याद रखना है। और कब किया गया? ये किस तारीख को मनाया जाएगा? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाएगा। और ये किनकी जयंती पर मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो है ये पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। और कब? तो 23 जनवरी को। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है? तो ये हैं जी किशन रेड्डी। इसे भी आपने याद रखना है कि जी किशन रेड्डी जो हैं ये अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का जो निर्माण है ये चिनाब नदी पर कर रही है, तो इसे भी आपने याद रखना है कि चिनाब नदी पर जो है ये भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण कर रही है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री जो है ये अमित शाह बने हैं। कौन? अमित शाह। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जुलाई माह में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण ये किस देश में किया है? तो ये किया है जॉर्जिया देश में। जॉर्जिया देश में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री ये कौन बनी है?
तो ये बनी है काजा क्लास। इनका नाम क्या है? काजा क्लास। काजा क्लास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी देश की ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है ये हिंदी भाषा के लिए किनको दिया गया है? सबसे पहले ये याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है ये हिंदी भाषा के लिए किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है अनामिका को। और किस किताब के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। क्या नाम है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इस पुस्तक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो ये किस देश के साथ जो है मिलकर भारत ने दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो ये किया है उज्बेकिस्तान देश के साथ मिलकर। उज्बेकिस्तान देश के साथ मिलकर भारत ने दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो है 135। 135वां रैंक है भारत का वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। तो इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत है, इसका नाम है INS ध्रुव। इसका नाम क्या है? INS ध्रुव। ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है ये भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए जो है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना ये शुरू किया गया है। तो इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो इनको किस राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है महावीर चक्र से। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो है महावीर चक्र दिया गया है। तो गलवान घाटी में जो ये शहीद हुए थे इनका नाम था कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू और इन्हीं को जो है ये महावीर चक्र से नवाजा गया है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए जो है लद्दाख ने जो है ये किस राज्य से समझौता किया है? तो ये किया है सिक्किम के साथ। सिक्किम के साथ जो है लद्दाख ने ये समझौता किया है लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उत्तराखंड की जो है एक दिन की जो मुख्यमंत्री है ये बनी थी सृष्टि गोस्वामी। कौन? तो सृष्टि गोस्वामी जो है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जो है उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनी थी। इसे आपने याद रखना है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे। तो इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में जो है ये भारत के शेरपा होंगे, ये होंगे पीयूष गोयल। कौन होंगे? पीयूष गोयल जो है इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा होंगे, तो इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। तो नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में जो है ये किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। तो ये किया गया है पंजाबी और मलयालम को। कौन सी भाषा? पंजाबी और मलयालम भाषा को जो है ये शामिल कर लिया गया है नीट यूजी 2021 परीक्षा में, तो इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। तो ये किन स्थानों पर जो है वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। तो ये दिया है चंडी खोल और पादूर के लिए। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंडी खोल और पादूर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड, और फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से जो है ये सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को। किनको? पी साईनाथ को जो है ये जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, और इसी से जो है 2021 में पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये कहाँ आयोजित किया है अंडर 19 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, तो ये हुआ है केन्या में, और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं 3। भारत ने इसमें जो है भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जो है बिहार को आपका मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है, इसे आपने याद रखना है कि मिजोरम और त्रिपुरा से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जो है ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये कौन सा देश है। तो ये है चीन। चीन को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। अब यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में पूछ दिया, तो भौतिकी के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन शामिल है। तो जियोर्जियो पेरिसी ये शामिल हैं,
शिवकुरो मनाबे ये भी शामिल है, इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और क्लोस हैसलमैन को, इनको भी मिला है, मतलब ए, सी और डी इन सभी को मिला है। और जो अर्डेम पटपोटियन है, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए जो है $500 मिलियन का जो है राशि को मंजूरी दिया है। तो इसे आपने याद रखना है। $500 मिलियन का जो है ये राशि को मंजूरी दिया है, किसने? विश्व बैंक ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को जो है पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये क्या है? स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल का जो है ये शुभारंभ किया है, किसने? रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया। तो ये भारत का पहला शहर कौन है जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है। तो ये करवाया है पुरी शहर, जो कि उड़ीसा का है। ये भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए जो है 24/7 घंटे शुद्ध पानी पीने योग्य जो है ये मुहैया करवाया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए। तो अंतरिक्ष परिवहन कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, इसने जो है 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और ये एक रिकॉर्ड बना है स्पेस एक्स के द्वारा, जिसने एक ही मिशन के तहत जो है 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव बना। तो भारत का पहला गांव कौन बना जिसने 100% टीकाकरण कवरेज हासिल किया है। तो ये क्या है? वियान गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का है, इसने कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल किया है। इसे आपने याद रखना है। और यह भारत का पहला गांव है जिसका नाम है वियान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो नए फसल लगने की खुशी में जो है ये जो हरेला उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में जो है हरेला उत्सव मनाया जाता है, ये नए फसल लगने की खुशी में। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा। तो भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य जो है ये किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये कर लिया जाएगा 2024 तक। 2024 तक जो है भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क इसकी क्षमता जो है 4750 मेगावाट की है, ये कहाँ बनेगा।
तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता जो है 4750 मेगावाट है, और ये जो है कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा गुजरात में। गुजरात राज्य में जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता जो है 4750 मेगावाट है, ये बनेगा। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये किस वर्ष को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2023 को। वर्ष 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 के कुछ प्रश्न जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।